नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चली है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, जिसमें कि अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। वहीं एब्जॉर्प्शन के ऊपर हमारे सिर्फ एक ही वीडियो भी आई थी, जिसमें हमने बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर बात की थी। लेकिन हमने एब्जॉर्प्शन का ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं की है। तो हमारे आगे की वीडियोज़ इसी के ऊपर रहेंगी। पार्ट्स में जो है वीडियोज़ बनाई जाएंगी, पार्ट्स में वीडियोज़ रहेंगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का टॉपिक अराउंड 3 to 4 आवर्स का है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि इनको पार्ट्स में वीडियोस को बनाया जाए, ताकि देखने वाले को भी दिक्कत ना हो, इजीली वो हाफ एन आवर की वीडियो को देख के समझ सके इस टॉपिक के बारे में। कंटिन्यू वीडियो 3 to 4 आवर्स की जो है बोरिंग हो सकती है, इसलिए हम पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। और हमारे लिए भी जो है वीडियोज़ को पार्ट्स में बनाना ईजी रहता है, क्योंकि कंटिन्यू 3 to 4 आवर्स तक बोलना जो है हमारे लिए संभव नहीं है। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन में हम जो कंटेंट्स की अगर बात करें कि एब्जॉर्प्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। कंटेंट्स में हम देखिए, सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन स्टडी करेंगे आज की वाली वीडियो में, पार्ट 1 में। एब्जॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है, साथ में बात करेंगे पीएच एंड पीकेए, साथ में बात करेंगे पीकेवी की, जो कि ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ से आए हैं, हेल्डरसन हैसेलबैच इक्वेशन से। नंबर 2 पे दोस्तों हमारे सेकंड पार्ट जो रहेगा, उसमें बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। नंबर 3 थर्ड पार्ट वीडियो का जो रहेगा, उसमें बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की। अब देखिए, पार्ट नंबर 3 जो है, इसके आगे और भी सब पार्ट्स रह सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन काफ़ी लंबा टॉपिक है अगर इसको डीप से स्टडी करना हो। और मेरी कोशिश है कि मैं इसके हर पहलू पे नज़र मारूँ, हर पहलू को आप तक लेके आऊँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पर से भी आ सकता है। हमारे पास फिक्स लॉ जो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में आता है, ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में आता है, फिक्स फर्स्ट लॉ या फिर सेकंड लॉ, और काफ़ी और भी जो मेथड्स हैं हमारे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड मीडिएटेड मेथड्स हैं, एंडोसाइटोसिस, पिनो एंड फेगोसाइटोसिस जिसमें कि आते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स का कवर करने के लिए हो सकता है इसके सब पार्ट्स बनाने पड़े। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एब्जॉर्प्शन, इट्स डेफिनेशन एंड सम बेसिक ओवरव्यू। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन की दोस्तों अगर बात करें, तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज डिफाइन एज द मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग, unchanged drug from its route of administration, route of administration to systemic circulation। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसकी जगह आप कह सकते हैं साइट ऑफ मेजरमेंट, साइट ऑफ मेजरमेंट, या कह सकते हैं ब्लड। दोस्तों, सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी और ब्लड, इसका तो एक ही मीनिंग है। वहीं साइट ऑफ मेजरमेंट हमने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों जो ड्रग हमारी है एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन ही हमारे लिए साइट ऑफ मेजरमेंट होती है, क्योंकि किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को अगर हमें पता करना है, तो उस ड्रग का हमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्टडी करना पड़ता है। और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है, इसका मीनिंग है कि ड्रग की प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, आप जो भी कहना चाहें, वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है। इसीलिए साइट ऑफ मेजरमेंट वर्ड भी यूज़ किया जाता है डेफिनेशन में। तो आप अगर ये वर्ड लिखना चाहते हैं अपनी डेफिनेशन में या बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। बाकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहना चाहें, प्लाज्मा या ब्लड कहना चाहें, तो वो भी हमारा जो है डेफिनेशन सही रहेगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ ड्रग की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग का नेचर क्या होता है, या आप कह सकते हैं टाइप ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर देखिए, हम ड्रग की केमिस्ट्री के बेसिस पर जो जनरल जो बेसिस है उसके ऊपर बात करेंगे। हम ड्रग्स को यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ड्रग हमारी नेचर में या तो एसिडिक होती है या बेसिक होती है।
और या तो ये एसिडिक में कौन सी हो सकती है, वीक एसिडिक हो सकती है, वीक एसिडिक, या वीक बेसिक हो सकती है, वीक बेसिक। अब दोस्तों ये जो वीक एसिड और वीक बेसिड है, इसकी सॉरी वीक एसिड एंड वीक बेसिक है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए कोई भी हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो कि ईजिली हमारा प्रोटोन रिलीज कर देता है, ईजिली जो आयनाइजेशन पर, जैसे कि HCl है हमारा, इसकी आयनाइजेशन होती है तो एकदम से H+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ईजिली हमारे आयनाइज हो जाएं, ईजिली आयनाइज हो जाएं, वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो हमारे कंपाउंड्स, एसिडिक कंपाउंड्स जो कि नेचर में एसिडिक हैं, जो हमारे जो है पार्शियली आयनाइज होते हैं, पार्शियली जो है हमारा प्रोटोन रिलीज़ करते हैं, प्रोटोन को पार्शियली रिलीज़ करते हैं, यानी कि बिल्कुल कम अमाउंट में हमारा प्रोटोन रिलीज़ करेंगे, उनको कहते हैं वीक एसिडिक कंपाउंड्स। ड्रग्स के केस में इनको कहेंगे वीक एसिडिक ड्रग्स, जो कि हमारे आयनाइज होने पे बिल्कुल पार्शियली आयनाइज होती हैं और हमारा जो प्रोटोन है उसको बिल्कुल कम जो है या पार्शियली प्रोटोन जो है हमारा रिलीज़ करती हैं अपॉन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मीनिंग ही है किसी भी ड्रग कंपाउंड का उसके आयंस में स्प्लिट होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCl एक केमिकल है, तो हमारा HCl जो है H+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, स्प्लिट हो गया, तो इसके आयंस हैं H+ एंड Cl नेगेटिव। दोस्तों जो बेसिक ड्रग्स हैं इनका भी ऐसे ही है कि कोई भी हमारा कंपाउंड है जो हमारा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है ईजिली जो है एकदम से OH नेगेटिव जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक। और जो पार्शियली या बिल्कुल कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में हमारा OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको वीक बेसिक ड्रग्स कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ड्रग्स की। अब जो है बात कर लेते हैं कि वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ड्रग्स जो है इनका इफेक्ट क्या रहता है एसिडिक एंड बेसिक मीडिया में। देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है हम एसिडिक एंड बेसिक मीडिया इसकी बात क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ड्रग को हमने जैसे टैबलेट है तो उसको ओरल रूट से लेना है, ओरल रूट से लेने के बाद ड्रग कहाँ जाती है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुँचती है, स्टमक से कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्टमक में मीडिया कैसा रहता है, एसिडिक, इंटेस्टाइन में कैसा रहता है, बेसिक। इसीलिए जो है हमें ये स्टडी करना है कि ड्रग्स का एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में पहुंचने पर उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों एसिडिक ड्रग्स की अगर बात करें तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है, जब वो एसिडिक मीडियम में जाता है, एसिडिक मीडियम में जाता है, तो उसकी जो फॉर्म है वो ज़्यादा कैसी रहती है, अनआयनाइज्ड। तो एसिडिक सब्सटेंस के एसिडिक मीडियम में जाने पर जो इसकी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो फॉर्म होगी, प्रोमिनेंट फॉर्म जो होगी वो कैसी होगी, अनआयनाइज्ड। जैसे कि 100 मॉलिक्यूल किसी ड्रग के हैं, वो जब एसिडिक मीडियम में ऐड होंगे तो उसमें से 90% मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड होंगे और 10% ही हमारे आयनाइज होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एसिड जो है आयनाइज होकर प्रोटोन रिलीज करता है और एसिडिक मीडिया में प्रोटोन की मात्रा पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर प्रोटोन बहुत ही कम रिलीज होते हैं। वहीं बेसिक मीडिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जब एसिडिक ड्रग हमारी बेसिक मीडिया में जाती है, यहाँ पर मैं एसिडिक ड्रग का ही एग्जांपल ले रहा हूँ बेसिक मीडिया में, यहाँ पर फिर बेसिक ड्रग की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे ड्रग क्या हो जाती है, आयोनाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा ज़्यादा होगी और H+ प्रोटोन की मात्रा कम होगी, तो यहाँ पर ड्रग आयनाइज होकर एकदम से प्रोटोन्स को रिलीज़ करेगी। तो ये एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में जाके आयनाइज हो जाती है। और ये कितनी आयनाइज रहती है, तो ये डिपेंड करता है ड्रग के pKa वैल्यू क्या है। वैसे अराउंड 70 to 80% मॉलिक्यूल यहाँ पर आयनाइज हो जाएंगे और हमारे बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे अनआयनाइज फॉर्म में रहेंगे। अब देखिए आयनाइजेशन किस एक्सटेंट तक होगा, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। pH एंड pKa वैल्यूज़ यही हमें बताती हैं कि एसिडिक ड्रग की आयनाइजेशन कितनी होगी, और pKb वैल्यू बताती है कि जो बेसिक ड्रग है उसकी आयनाइजेशन कितनी होगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर तो ये हमने बात कर ली दोस्तों ड्रग के डिफरेंट मीडियम में जाने पे क्या क्या होगा। अच्छा, एसिडिक मीडियम में बात कर ली, एसिड की बेसिक मीडियम में बात कर ली। अच्छा, अगर हम बेसिक ड्रग की यहाँ पर बात करें कि बेसिक ड्रग जब बेसिक मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, तो वही होगा जो एसिडिक के साथ हुआ। यहाँ पर ये भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहेगी, आयनाइज फॉर्म में कम रहेगी। और वहीं अगर बेसिक ड्रग को एसिडिक मीडियम में ऐड किया जाए
एसिडिक मीडियम ऐड किया जाए तो ये भी यहाँ पर आयनाइज हो जाएगी एकदम से, और इसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो प्रोमिनेंट होगी, वो ज़्यादा होगी। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हम समझते हैं कि आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ड्रग की ये इसका मीनिंग, ये जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ड्रग की ऑफ ड्रग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों ड्रग्स के केस में जो भी हमारे ड्रग की अनआयनाइज फॉर्म होती है ये हमारी मिमिक करती है लिपिड्स को, मिमिक लिपिड्स, यानी कि अनआयनाइज्ड फॉर्म का नेचर रहता है लिपोफिलिक, लिपोफिलिक या लिपिड लविंग। अब दोस्तों जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है ये लिपोफिलिक की नेचर होती है। तो और हमारी अगर जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी अगर बात करें, क्योंकि दोस्तों हमारे जो ड्रग है उसको एब्जॉर्ब अगर होना है, जब हमने ओरल रूट से किसी को ड्रग दी और उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना है तो उसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा जीआई एपिथेलियम। जीआई एपिथेलियम का मीनिंग है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, क्योंकि ये लेयर हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में रहती है, स्टमक में भी प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है। तो इस जो एपिथेलियम, ये जो लेयर है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रीच करना होता है। यहाँ पर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, अब दोस्तों इस मेम्ब्रेन को अगर इसको क्रॉस करना है तो इस मेम्ब्रेन में जो सेल्स होंगी, इस मेम्ब्रेन में जो सेल्स होंगी तो उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ अगर हम करें तो ये लिपिड बाइलेयर होती है। तो यहाँ पर ये बाइलेयर हो गई, एक लेयर ये ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली, और ये बीच में क्या है, ये बीच में है लिपिड चेन्स, ये बीच में है लिपिड चेन्स। साथ में इन लिपिड चेन्स के साथ बीच में लिपिड के कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब दोस्तों देखिए लिपिड बाइलेयर होती है, हम सभी को पता है ये क्या है, पोलर हेड है, पोलर हेड है, यहाँ पर ये भी पोलर हेड है, और ये बीच में क्या है, ये है लिपिड चेन। और जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ये नेचर में कैसी होती है, लिपोफिलिक। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारे डिस्टेंस है इन दोनों पोलर हेड्स के बीच में, अगर हम डिस्टेंस की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये होता है अराउंड 25 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर हम लिपिड चेन की बात करें तो ये हमारी लिपिड चेन है और ये हमारा पोलर हेड है। आप दोनों खुद बताइए कि क्या ये दोनों पोलर हेड जो है ज़्यादा लेंथी हैं या ये है लेंथी, जो मेम्ब्रेन है, जो लिपिड चेन्स हैं ये लेंथी हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिपिड चेन्स हमारी ज़्यादा जो है लेंथी हैं, और ये हमारी प्रोमिनेंट हैं, इनके जो अमाउंट है वो पोलर हेड्स के मुकाबले जो है इनका ज़्यादा है, बीच में लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो इसलिए हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसका नेचर कैसा होता है, लिपोफिलिक नेचर होता है। लिपोफिलिक नेचर जो है मेम्ब्रेन का ज़्यादा होता है। हाँ इसमें हाइड्रोफिलिक नेचर भी होता है पोलर हेड्स की वजह से, लेकिन जो लिपोफिलिक नेचर है वो प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा है। और हमारी ड्रग जो है उसको इसी को क्रॉस करना है। तो ड्रग को जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है और इसका जो नेचर है वो भी हमारा लिपिड है, तो ड्रग की अनआयनाइज फॉर्म ही जो है इसको क्रॉस कर पाती है, इसको क्रॉस कर पाती है, क्योंकि अनआयनाइज फॉर्म लिपोफिलिक है, मेम्ब्रेन लिपोफिलिक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये इसको बीच में से क्रॉस होने देती है। जब बात आती है ड्रग की आयनाइज फॉर्म की, तो आयनाइज फॉर्म का मतलब है कि ड्रग आयंस में टूट गई होगी और ड्रग के जो डिफरेंट आयंस हैं उन पे चार्ज होगा, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों ये जो ड्रग की आयनाइज्ड फॉर्म होती है ये पोलर इन नेचर होती है। आयनाइज्ड फॉर्म कैसी होती है नेचर में, पोलर इन नेचर। अब ये जो पोलर फॉर्म है आयनाइज्ड ड्रग की, ये पोलर हेड्स के साथ यहाँ पर बाइंड कर जाती है। जैसे ही यहाँ पर आयनाइज्ड फॉर्म ड्रग की मेम्ब्रेन के पास आएगी तो ये पोलर हेड्स के साथ अटैच हो जाएगी, और ये पोलर हेड्स के साथ यहाँ पर अटैच होने के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिपोफिलिक नेचर है मेम्ब्रेन का, ये लिपिड चेन्स हैं, ये इनको रिपेल करेंगी, क्योंकि नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर सब्सटेंस को आपस में मर्ज नहीं होने देते, डिजॉल्व नहीं होने देते, एक दूसरे में से क्रॉस नहीं करने देते। तो यहाँ पर ये इसको रिपेल करेगी आयनाइज फॉर्म को, तो आयनाइज फॉर्म कभी सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर पार ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो है ड्रग की हमेशा अनआयनाइज फॉर्म ही एब्जॉर्ब होती है, आयनाइज फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं होती। आई होप आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों ये बात होगी आयनाइज और अनआयनाइज की, और हमारे एसिडिक और बेसिक मीडिया की भी बात कर ली कि एसिडिक और बेसिक मीडिया में क्या होता है। अब दोस्तों हमने ऊपर जितना भी पढ़ा इसे हमने क्या क्या सीखा। पहला तो सीखा कि एसिडिक ड्रग्स जो हैं हमारी, ये हमारे जो हैं स्टमक में कैसी रहती हैं, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, और इंटेस्टाइन में कैसी रहती हैं, आयनाइज फॉर्म में रहती हैं। अब दोस्तों स्टमक में अनआयनाइज फॉर्म में रहती हैं तो स्टमक से इनका एब्जॉर्प्शन होता है एसिडिक ड्रग्स का, ये स्टमक से भी हमारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और इंटेस्टाइन से क्या होता है, क्या ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि इनकी तो इंटेस्टाइन में आयनाइज फॉर्म जो है रहेगी ज़्यादा। तो यहाँ पर आंसर है बिल्कुल हाँ, यस, ये इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होती हैं। कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, ये तो आयनाइज फॉर्म में रहती हैं इंटेस्टाइन में। हाँ दोस्तों, ये आयनाइज फॉर्म में रहती हैं, लेकिन वहाँ पर इनका कुछ अनआयनाइज अमाउंट भी रहता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म भी इनकी वहाँ पे कुछ रहती हैं। अगर इंटेस्टाइन में 80% फॉर्म आयनाइज है तो 10% फॉर्म अनआयनाइज भी तो रहेगी। तो वही 10% फॉर्म जो अनआयनाइज रहेगी वो हमारी एब्जॉर्ब होती रहती है स्लोली स्लोली, क्योंकि स्टमक में जो हमारा ड्रग का जो रिटेनिंग टाइम है, जो स्टे करने का टाइम है, वो 1 to 2 आवर रहता है। स्टमक में कोई भी कंटेंट है वो 1 से 2 घंटे के बाद हमारा मूव हो जाता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो 1 से 2 घंटे में जो जितना भी हमारा अमाउंट एब्जॉर्ब हो सकता है वो तो हो जाएगा एसिडिक ड्रग का। उसके बाद ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी जो हमारा कंटेंट हैं वो कितने टाइम तक रहते हैं, 12 to 13 आवर्स तक। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो कंटेंट्स होते हैं जो कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं वो अराउंड 12 to 13 आवर तक रहते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से स्लोली स्लोली कंटेंट्स आगे से आगे मूव करते रहते हैं और फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद थ्रू एनएस हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को 12 to 13 आवर्स लग जाते हैं। तब तक ड्रग हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है और वहाँ से धीरे धीरे जो है एब्जॉर्ब होती रहती है, क्योंकि 10% फॉर्म अनआयनाइज है तो वहाँ से स्लोली स्लोली ये एब्जॉर्ब होती रहेगी और एक टाइम पे हमारी सारी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ऐसा दोस्तों होता है। वहीं दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जो बेसिक ड्रग है हमारी वो हमारे स्टमक से कभी एब्जॉर्ब नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टमक में दोस्तों यहाँ पर ड्रग जो है क्या हो जाती है, बेसिक आयनाइज हो जाती है, क्योंकि स्टमक का नेचर कैसा है, एसिडिक। स्टमक में ड्रग आयनाइज हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि क्या कुछ इसकी परसेंटेज एब्जॉर्ब नहीं होगी स्टमक से, तो दोस्तों देखिए इसकी बहुत ही कम फॉर्म अनआयनाइज रहती है, बहुत ही कम फॉर्म अनआयनाइज रहती है, क्योंकि स्टमक का पीएच अराउंड 2 to 3 होता है। तो बेसिक ड्रग्स यहाँ पर मोस्टली 99.9% आयनाइज हो जाती हैं और 0.1% फॉर्म ही कहीं इनकी अनआयनाइज बचती है। और दोस्तों उस फॉर्म का एब्जॉर्ब होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अमाउंट इतना कम है कि अगर ये एब्जॉर्ब भी हो जाए तो ये बहुत ही कम अमाउंट है, इसका कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ये ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में रीच कर जाती हैं तो उसके बाद जो बेसिक ड्रग्स हैं हमारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम में पहुंचने पर मोस्टली अनआयनाइज फॉर्म में पहुंच जाती हैं और हमारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा हमारा होता है, बेसिक ड्रग्स जो है एसिडिक मीडियम पहुंचने में क्या हो जाती हैं, आयनाइज्ड हो जाती हैं। इस तरह से जो है एसिडिक एंड बेसिक ड्रग का हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीएच एंड पीकेए वैल्यूज़ की। पीएच एंड पीकेए वैल्यूज़, सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज़ पीकेए। दोस्तों पीकेए का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वहीं अगर पीकेबी की बात करें तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब दोस्तों इतने बड़े नाम का मीनिंग क्या है, तो दोस्तों इस नाम से आपने बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पर पी के ए का मीनिंग है पी के ए इज पी एच एट विच 50% ऑफ ड्रग इज अनचेंज्ड while remaining 50% is ionized। यहाँ पर सॉरी अनचेंज्ड दोस्तों मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 50% ड्रग इज अनआयनाइज, यानी कि पी के ए हमारी वो पीएच है जिसके ऊपर हमारी 50% ड्रग का अमाउंट अनआयनाइज रहे और 50% ड्रग आयनाइज हो जाए। अब एग्जांपल के लिए डिक्लोफेनेक ड्रग है दोस्तों, डिक्लोफेनेक जो ड्रग है ये हमारी pH 4 पे, जब pH 4 होता है तो इसके ऊपर 50% इसका अमाउंट अनआयनाइज होता है और 50% अमाउंट इसका आयनाइज होता है। अब दोस्तों देखिए pH 4 पे ऐसा होता है तो डिक्लोफेनेक हम कह सकते हैं कि इसका pKa वैल्यू 4 है। अब फॉर एग्जांपल किसी और ड्रग की बात करें, जैसे कि हम बात करें
एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन की पी के ए वैल्यू होती है 3.5। तो जब एस्पिरिन का जो पीएच वैल्यू है हमारी 3.5 जब होती है, तो एस्पिरिन इस पीएच वैल्यू पे 50% आयनाइज होती है और 50% अनआयनाइज होती है। अब दोस्तों देखिए पीएच का इफेक्ट क्या पड़ता है पी के जो हमारे आयनाइजेशन है इसके ऊपर। अब दोस्तों देखिए ये जो पी के ए वैल्यू है ये है 4। तो 4 पे होने पे 50% ड्रग आयनाइज थी, 50% अनआयनाइज थी। जैसे ही पीएच हमारी 4 से हुई 5, तो क्या होगा, जैसे ही पीएच होगी 5, 90% ड्रग हो जाएगी हमारी यहाँ पर आयनाइज और 10% ड्रग हो जाएगी अनआयनाइज। जैसे ही हमारे पीएच वैल्यू पहुँचेगी 6, यहाँ पर 99% ड्रग हो जाएगी अनआयनाइज और 1% ड्रग हो जाएगी अनआयनाइज। देखिए जैसे पीएच बढ़ रही है वैसे ही जो आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन की जो रेशियो है उस पे ऊपर फर्क पड़ रहा है। एसिडिक ड्रग्स जैसे जैसे बेसिक मीडिया में जाती जाएगी उसकी आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी। जैसे ही पीएच 7 होगी यहाँ पर 99.9% ड्रग आयनाइज हो जाएगी और यहाँ पर 0.1% ड्रग हमारी अनआयनाइज रहेगी। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। वहीं अगर पीएच घटाएंगे, पीएच 3 पे क्या होगा, पीएच 3 पे हमारी 90% ड्रग हमारी अनआयनाइज रहेगी और 10% ड्रग हमारी आयनाइज रहेगी। जैसे पीएच घटेगी एसिडिक ड्रग के लिए तो वैसे ही उसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पीएच हमारे 2 हो जाएगी तो 99% फॉर्म हमारी अनआयनाइज होगी, 1% फॉर्म हमारी आयनाइज होगी। जैसे ही पीएच 1 होगी 99.9% फॉर्म हमारी अनआयनाइज होगी और 0.1% आयनाइज होगी। तो आई होप आप समझ गए हैं कि जो पी के ए वैल्यू है ड्रग्स की इसका मीनिंग क्या है और पीएच के घटने या बढ़ने से एसिडिक ड्रग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और वहीं अगर दोस्तों बेसिक ड्रग की बात करें, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई ड्रग एक्स है जिसका कि पी के वी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ड्रग बेसिक ड्रग्स के लिए पी के ए वैल्यू नहीं होती, इनकी लिखते हैं पी के वी वैल्यू। तो पी के वी वैल्यू क्या है, मान लिया ये वैल्यू है इसकी 8। कोई ड्रग एक्स है जिसकी पी के वी वैल्यू 8 है, तो हम कह सकते हैं कि पी के वी वैल्यू अगर 8 है तो जब पी एच 8 होगी, जब पी एच 8 होगी तो 50% ड्रग हमारी क्या होगी, अनआयनाइज होगी और 50% ड्रग क्या होगी हमारी आयनाइज होगी। अब दोस्तों देखिए जैसे ही ये पी एच 8 से 9 हुई तो क्या होगा, तो यहाँ पर 90% ड्रग अनआयनाइज होगी और 10% ड्रग आयनाइज होगी। जैसे ही पी एच 10 हुई तो 99% ड्रग हमारी क्या होगी, 99.9% ड्रग हमारी क्या होगी, अनआयनाइज होगी, 0.1% आयनाइज होगी। तो ये बेसिक ड्रग्स का केस है। वैसे ही जब आप पी के ए वैल्यू 8 है तो 8 से अगर 7 करेंगे, 6 करेंगे तो इसकी जो आयनाइज फॉर्म है वो बढ़ती जाएगी, अनआयनाइज फॉर्म जो है हमारी जो है घटती जाएगी। तो दोस्तों ये है पी के ए या पी के बी वैल्यू का मीनिंग है और ये पी के ए वैल्यू का मीनिंग होता है। तो आई होप अगर जब भी आप आगे से कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे या ड्रग की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा होगा कि ड्रग की पी के ए वैल्यू ये है, तो आपको समझ आ जाएगा कि पी के ए वैल्यू का मीनिंग क्या है। तो इसीलिए दोस्तों इसी वजह से जो हमने यहाँ पर पढ़ा अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म पी के ए पी के वी वैल्यूज़, तो इसी वजह से जो एस्पिरिन है या जितनी भी एसिडिक ड्रग्स हैं, डिक्लोफेनेक है, ये हमारे स्टमक से ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टमक में इनकी अनआयनाइज्ड फॉर्म मोर प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी पी के ए वैल्यूज़ कम होती हैं। जैसे कि स्टमक का जो पीएच है वो अराउंड 2 to 3 होता है, तो एस्पिरिन का 3.5 है पी के ए वैल्यू, तो इसीलिए ये इस पीएच पे काफ़ी इसकी मात्रा अनआयनाइज्ड होती है, तो यह यहाँ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्योंकि स्टमक का जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है वो अराउंड 1 to 2 आवर है। 1 to 2 आवर के बाद स्टमक में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव हो जाएंगे। तो जैसे ड्रग भी प्रेजेंट है तो ड्रग भी फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी, फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होगा। धीरे धीरे जो है ड्रग्स वहाँ से एब्जॉर्ब होती रहेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ड्रग कभी भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगी, क्योंकि ये वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक ड्रग्स हैं, इनका कभी भी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता। इनकी कुछ ना कुछ फॉर्म अनआयनाइज रहती है, चाहे वो 0.1% है, चाहे 1% है, चाहे 3 चाहे 4% है। तो इसी वजह से जितना भी इनका परसेंटेज अनआयनाइज रह गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा। क्योंकि दो रीज़न आपके सामने मैंने शेयर किए, एक तो सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो ड्रग का जो स्टेइंग टाइम है, जो रिटेन करने का टाइम है, रुकने का टाइम है, बहुत ज़्यादा रहता है, अराउंड 12 to 13 आवर्स।
तो दोस्तों ये थी बात हमारी पीके एंड पीएच एंड पीकेवी के बारे में। अब दोस्तों थोड़ी हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए इसका कोई ज़्यादा पढ़ने का पर्पस है नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हमने पढ़ी 99% हो जाती है। जब पीएच एक स्टेप डाउन जाती है, फिर 2 स्टेप डाउन जाती है तो 99.9% हो जाती है। थोड़ी 3 स्टेप जाती है, 2 स्टेप जाती है तो 99%, 1 स्टेप जाने पे 90% हमारा जो है डिक्लाइन हो जाता है कंसंट्रेशन। तो दोस्तों ये जो वैल्यूज़ हैं कहाँ से आती हैं? ये आती हैं हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन से। अगर हम एसिडिक ड्रग्स की बात करें तो इसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन रहती है? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, यहाँ पे आएगा आयोनाइज्ड ड्रग और यहाँ पर आएगा अनआयनाइज्ड ड्रग। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पी के ए का मीनिंग है कि जहाँ पर ड्रग की 50% ड्रग आयनाइज होगी और 50% ड्रग अनआयनाइज रहेगी, यानी कि पी के इज द पी एच वेयर 50% ड्रग इज अनआयनाइज्ड एंड 50% ड्रग इज आयनाइज्ड। तो अगर हम यहाँ पर आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड ड्रग की परसेंटेज 50% कर दें कि 50% अमाउंट इसका है, 50% कंसनट्रेशन इसकी है, तो इन दोनों की कंसनट्रेशन आपस में कट हो जाएगी और बचेगा 1। तो log 1 की वैल्यू होती है 0। तो हम कह सकते हैं पी एच इज इक्वल टू पी के ए, यानी कि पी के ए के बराबर कब होती है? जब 50% ड्रग आयनाइज बची, 50% ड्रग अनआयनाइज बची। वो पीएच की वैल्यू जिसके ऊपर 50% दोनों ड्रग की फॉर्म्स रहेंगी, आयनाइज एंड अनआयनाइज। तो यहीं से ये हमारा कंसेप्ट आया है, हमारा पी के ए वैल्यूज़, पी के वी वैल्यूज़, और यहीं से ये 99% डिक्लाइन, 99.9% डिक्लाइन की ये सारा का सारे वैल्यूज़ आती हैं। तो दोस्तों आप डिफरेंट ड्रग्स के लिए बुक्स में देख सकते हैं कि उनकी पी के ए वैल्यूज़ क्या रहती हैं। बेसिक ड्रग्स के एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं तो ट्रामाडोल, मॉर्फिन हो गया, क्विनिन हो गया, एट्रोपिन हो गया। एट्रोपिन सल्फेट जो हमारा ड्रग है ये बेसिक ड्रग है। तो आप इनके लिए पी के वी वैल्यूज़ इनकी ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इन ड्रग की जो है 50% आयनाइज एंड आयनाइज फॉर्म किस पीएच पे बनती है। तो आपको इनका एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पता चलेगा कि वाई बेसिक ड्रग्स मोर एब्जॉर्ब्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वाई एसिडिक ड्रग्स मोर एब्जॉर्ब इन स्टमक। तो यहीं से कंसेप्ट आते हैं। और इस पे ऊपर अगर कभी क्वेश्चन भी आपको आएगा कि डिक्लोफिनैक, या कोई आपसे एक क्वेश्चन या केस बना के पूछ लें कि जो है किसी जो है नीचे 4 ऑप्शन दे दें कि 1 2 3 4 4 ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि स्टमक से एब्जॉर्ब होगी। और उसमें अगर कोई एक एसिडिक ड्रग का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल डिक्लोफिनैक का एग्जाम्पल एस्प्रिन का दे दिया, तो आप एकदम से उसको टिक करके उस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ये अच्छे एग्जाम जैसे जीपैट और ड्रग इंस्पेक्टर इनमें बनते हैं, इसीलिए हमने इस टॉपिक की आपसे इस तरह से बात की। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा एब्जॉर्प्शन के बारे में सब कुछ। तो आई होप हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को भी कंटेंट जो है शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम ला सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।